की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा जी, भाजपा प्रवक्ता, आपसे कुछ देर में हमारे साथ बनेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत स्वागत है सर एचएनएन न्यूज पर। और सुरेंद्र स्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक, अब से कुछ देर में हमारे साथ हैं। भाजपा प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। हरगोविंद जी, यहाँ बीजेपी के द्वारा बार बार ये बात कही जा रही है, साजिश की गई, रंजिश ली गई, यहाँ पर बदला है विपक्ष के द्वारा। विपक्ष इस पर कई तरह के बयान, कई तरह के पलटवार। संविधान की जीत विपक्ष से बढ़ रही है। वंदे मातरम विषय पे आने से पहले वंदे मातरम में भी राजनीति कर रहे भाई साहब। आप पार्लियामेंट हाउस में वंदे मातरम, शर्म आना चाहिए। 1947 से शुरू तो करने दीजिए साउंड को, शुरू तो करने दीजिए। एक भी आदमी देश के लिए इंदिरा गांधी जी का हत्या हुआ, क्योंकि राजीव गांधी जी का हत्या हुआ, शर्म आना चाहिए। एक भी महिला नहीं है आरएसएस कार्यालय के ऊपर तिरंगा ध्वज नहीं है। क्यों आएगी वो पार्टी? नरेंद्र मोदी जी राजनीति करो, आप राष्ट्रीय चैनल पर हैं, आप संयम रखिए, धैर्य रखिए, सच मुझे मालूम है। आप यहाँ बैठ के वंदे मातरम बोल रहे हैं। अरे वंदे मातरम की आपकी क्यों चाहिए? हम थोड़ी पाकिस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। वंदे मातरम से एलर्जी तो एक स्वाभाविक सी। फिलिस्तीन का जिनकी नेत्री बहन प्रियंका झोला उठा के घूमती है, उनको तो वंदे मातरम से आपत्ति होगी। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जाके बिरयानी खाते हैं, अमेरिका जाता है, सेक्स स्कैंडल, एस्टीन फाइल, मानसी सोनी, ट्रेड डील, फार्मर, किसान को आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब का किसान को दिल्ली नहीं आने देते। आरडीएक्स लाल किले पे पहुंच गया, उस सिंदूर के नाम पे राजनीति खेला, शर्म आना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी मेरे भी प्राइम मिनिस्टर है, 140 करोड़ जनता का है, लेकिन आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी बिहार में जिस तरह से राजनीति खेला, सिंदूर के नाम पे, माँ बहनों के नाम पे राजनीति खेला, मैं इसको गोविंदा करना चाहता हूँ। लेना देना आपकी माता बहन बताओ दादा, जब नरेंद्र मोदी जी अपने खुद की बीवी का सम्मान नहीं किया, महिलाओं को क्या सम्मान करेंगे? मणिपुर चल रहे हैं, एक बार भी मणिपुर नहीं गए। क्या लेना देना? आपका पंजाब से क्या लेना देना? आपका क्या लेना देना उड़ीसा से? नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर 2026 बिहार से? ठीक है, यानी आप लोगों ने ठान लिया है आधी आबादी को छोड़ करके, विषय को छोड़ करके हर मुद्दे पर बात करिए। एक मिनट, मुद्दे पर फिर से वापस आते हैं। एक बार फिर से महिला आरक्षण का जिक्र करते हैं और उसी पर बात करें। यहाँ जिस तरीके से बार बार ये कहना, और उम्मीद करूंगी कांग्रेस प्रवक्ता से कि आप बीच में मत बोलिएगा। हरगोविंद जी, वंदे मातरम। देखिए, अब मैं आशा करता हूं कि कांग्रेस प्रवक्ता बीच में टोकेंगे नहीं, क्योंकि मैं इनके समय में बिल्कुल नहीं टोका, और ये ध्यान रखें और एक स्वस्थ चर्चा की नैतिकता बनाए रखें। महिला आरक्षण बिल जिस पर नेता विपक्ष ने क्या बोला संसद में, पूरे विश्व ने सीधा प्रसारण उसका देखा। इनकी नियत, इनकी नीति और इनका नेतृत्व वो तो पहले से ही डामाडोल था और एकदम स्पष्ट था कि ये महिला आरक्षण के विरोध में है। देश में कोई भी किसी भी काम को लेकर के यदि आप ये बताएं कि आज तक किसी भी बिल का इन्होंने समर्थन किया, किसी भी बिल का, जो बिल लेकर आए ये बिल महिला आरक्षण बिल का समर्थन तो हुआ था सर संसद के। देखिए, हर काम में आप जो चैनल चलाते हैं उसमें भी कई टेक्निकल कारण होते हैं जो हम जैसे सामान्य लोगों को नहीं पता होते। अब देश चलाने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए परिसीमन तो आवश्यक था, और परिसीमन किसके लिए हो रहा है? भारत की जनता के लिए तो हो रहा है। यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो उनका प्रतिनिधित्व करने वाले भी तो बढ़ने चाहिए। जनगणना संसद में उठाते हैं, ये सीधी सी एक स्पष्ट सी बात थी, और जिसका कि कांग्रेस ने विरोध करके अपना चेहरा जनता को दिखा दिया कि वो महिला अधिकारों के विरोधी है। ठीक है, आएंगे आपके पास। हमारे साथ सुरेंद्र। हरगोविंद जी, तो इस बात से समझा जाए, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है यहाँ भाजपा पे, और विपक्ष के द्वारा जो बार बार कहना है, आपने अखिलेश यादव का बयान भी सुना होगा, जो वो कह रहे थे ये नारी आरक्षण बिल नहीं बल्कि
राजनीतिक नारा इसे बनाने की कोशिश कर रही है भाजपा, ये बात उनके द्वारा कही गई। और जिस तरह के हम, क्योंकि भाजपा को पता थी कि आंकड़े बल नहीं है आपके पास, संख्या बल है नहीं इस बिल को पास कराने के लिए, तो फिर इस बिल को इस तरह से पास क्यों कराया गया। तीसरा सवाल ये कि जब 2023 में महिला आरक्षण बिल की बात हुई थी, विपक्ष का समर्थन मिला था, तब ये क्यों नहीं बताया गया कि हम 2026 के बजाय 2011 के आंकड़ों पर ही, जनगणना के आधार पर ही हम ये तमाम बिल लाएंगे। अब ऐसे बदलाव अचानक से क्यों? अभाव और वक्त की नजाकत को देखते हुए अगर हम 26 के उसको लेंगे तो 2029 तक तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, फिर अनेकों वर्ष और आगे खींच जाएगा। तो इसमें गलती क्या है? अगर 2011 नहीं, सवाल तो यही है ना कि बात पहले क्यों नहीं की गई, चर्चा पहले क्यों तो नहीं बहुत सी की बातें ऐसे नहीं की गई। अब पहले जो योजनाएं बनती हैं, यदि पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं और उसमें बीच में कोविड का काल आ जाएगा, जहां जीवन और मरण एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा, तो उस पर हरगोविंद जी अभी तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई, तो इमेजिनरी चीजें सोचने की भी काम अब समस्या तो नहीं है, तो काम तो सुचारू रूप से हो रहा है, लेकिन विपक्ष एक समस्या उत्पन्न कर रहा है ना। अब विपक्ष कोविड से बड़ी समस्या बनके उत्पन्न हुआ है, जो कि किसी भी कार्य को सुचारू रूप से नहीं होने दे रहा। अब आप बताइए, क्या लोकसभा की सीटें घटाते तब तो विपक्ष का विरोध करना कहीं गले उतरता था, आरक्षण बिल को हटाते तो इनका विरोध करना गले उतरता था। और जहां तक आपने अखिलेश जी की बात की, उन्होंने बीच में पहले ही शगुफा क्या छोड़ दिया। उनकी तो योजना थी कि इसको पास होने नहीं देना, कि जी मुस्लिम महिलाओं के लिए भी आरक्षण हो। अरे आप इसको संविधान के विरोध में लेकर जाएंगे? क्या देश का संविधान धार्मिक आरक्षण की इजाजत देता है? अब जिन्हें संविधान पता नहीं, बंद की हुई किताब को लहराने वाला विपक्ष यदि ये खोलकर संविधान पढ़ लेते तो स्थिति तो स्पष्ट हो जाती। सुरेंद्र जी ने एक बात और कही कि परिसीमन से पहले आपने आंकड़े कैसे तय कर दिए, आपने सीटें बढ़ेंगी और कितनी सीटें बढ़ेंगी स्पेसिफिक, ये कैसे डिसाइड कर लिया? देखिए, परिसीमन तो एक आयोग है ना, वही तो इस काम को करेगा। ना तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, ना कांग्रेस करेगी, ना देश का कोई राजनीतिक दल उसको करेगा। परिसीमन एक आयोग बनेगा, वो जनसंख्या और उनके आधार पर सीटों का बंटवारा करेंगे और उसी में 33% महिला आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण आ जाएगा। एकदम स्पष्ट है स्थिति। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? और किसके लिए? देश में जो भी उन्नति का और अच्छा काम होगा और विपक्ष यदि बार बार उसमें रोड़े अड़ाएगा। जी सीमा के पास आएंगे सर, आपके पास हरगोविंद जी। देखिए, तो संसद में ये सारी चर्चाएं, तो संसद में कांग्रेस को अवसर मिला था इस पे चर्चा करते, इसीलिए तो सरकार ने, और संसद किस लिए है? संसद ही तो वो पंचायत है जहां सब तय होता है, वहीं पर तो सांसद कांग्रेस के चर्चा करते। संसद में शोरगुल करेंगे, विरोध करेंगे, चर्चा ही नहीं करेंगे। एक स्वस्थ चर्चा होगी, उसमें ये बिंदु रखते, उनको सहज रूप से कानून में, आपको संविधान में लिखना चाहिए था 850, आपने नहीं लिखा उस समय 23 में जब कानून बना। अब आप क्यों लिख रहे हैं ये संख्या, इसका क्या बेसिस है? इसका बेसिस मैंने आपको बता दिया, पॉलिटिकल फॉल आउट है। जो 200 सीटें हैं ईस्ट में और साउथ में, वहां जहां भाजपा का जोर नहीं है, किसी भी विधेयक के लिए उसके गुण अवगुण नहीं। अगर आप ये चाहते थे कि महिलाओं को आरक्षण मिले तो संशोधन ये लाते कि हम बिना परिसीमन 543 में से ही महिलाओं को 1/3 सीटें दे देंगे गोली डाल के। हरगोविंद जी, ठीक है हरगोविंद जी। अब विडंबना देखिए देश की, कि संसद में कांग्रेस के नेता विपक्ष विषय पर ना बोलकर कितना लब्बो लुआब लेकर घुमाए, वो सबने देखा। अब कांग्रेस के प्रवक्ता राष्ट्रीय चैनल पर भी चर्चा में भी विषय पर ना बोल के एलपीजी, डोनाल्ड ट्रंप, मंत्रिमंडल, ये वो, अरे साहब सरकार चल रही है, जनता के समर्थन से चल रही है। नाम लीजिए ना, ये नाम ले लो ना, मानसी सोनी का ले लो ना, 2002 का गोदरा का ले लो ना, तड़ीपार अमित शाह की नहीं है, अरविंद पांडे का हत्या किया, जैसे लोरा का हत्या किया। आप लोगों ने अंकिता भंडारी का जवाब दे सकते हो? अंकिता भंडारी का क्या किया? क्या किया तुम लोग? जम्मू कश्मीर कटवा में क्या किया? माता भाई ने क्या किया? मणिपुर में नहीं जा रहे हो, इतने युद्ध रुका है देश के मैं तमाशा देखने जाता था, उसका जादू नहीं चला, सुरक्षित है। नरेंद्र मोदी आया तब से बीजेपी सरकार है, असुरक्षित लोग हैं। आप लोगों ने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं, स्टडी नहीं।
हंस रही थी देश की जनता। आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, भाई आपका चरित्र, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, अरे कुछ भी नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है। आप हमेशा महिलाओं को अपमान करना, महिला के ऊपर तकलीफ देना, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ चर्चा नहीं कर सकता जिन्हें चर्चा की नैतिकता और भाषा की मर्यादा का पता हो। अरे भाग गया, भाग गया, ऐसे व्यक्ति के साथ चर्चा कर ही नहीं सकता। अरे भाग गया ना, अरे बात करने की कुछ भी नहीं है आपके पास। अरे आप लोग झूठे हो, मोदी साहब झूठ बोलते हो, आप भी झूठ बोलते हो, हमेशा आपके लोग झूठ बोलते हो। धन्यवाद। आप झूठ बोलते हो। अरे सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्लीज तो पैसा भरने के लिए अरे बात करते हैं डॉक्टर हरगोविंद जी। जब बात यहाँ पर लगातार बिल को लेकर के हो रही है, विपक्ष के द्वारा कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सत्ता पक्ष द्वारा बार बार ये बात कही जा रही है, ये रंजिश है, साजिश है यहाँ पर, तो किस प्रकार से अब विकल्प क्या है, इस पर बात करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भाजपा अब आगे क्या करेगी? सीमा जी, आप एक सामान्य देश की महिला नागरिक होने के नाते आपका इस विषय पर क्या विचार है? क्या सरकार की नीति और नीयत ठीक है या नहीं? आप भी तो देश की महिला हैं, आपका क्या मत है? नहीं, आप मेरा मत मत पूछिए, नहीं तो डॉक्टर शिवानंद जी को बुरा लग जाएगा। आप रहने दीजिए। हाँ, ऐसे ही देश की सभी माताएं बहनों का मत इसी ओर है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत एकदम स्पष्ट है। समय की मांग को देखते हुए जो भी कदम उठाए, देखिए कोई भी काम को करने के लिए, कदम उठाने के लिए नेतृत्व की वो राजनीतिक क्षमता होनी चाहिए ना। तो वो सरकार, वही तो सरकार कर रही है और देशवासियों की तो हित में कर रही है। आधी आबादी और कब तक इससे दूर रखी जाएगी, अपने अधिकारों से कब तक वंचित रहेगी? अब यदि वो कदम उठाया जा रहा है तो उसका 2034 तक इंतजार करें। लेकिन हरगोविंद जी, सवाल वही कि अब विकल्प क्या है, अब सरकार क्या करेगी? क्या विपक्ष जो बात कह रही है, विपक्ष के द्वारा जो राय रखा जा रहा है, उनके द्वारा जो बात प्रस्ताव रखा जा रहा है कि आप इस तरीके से परिसीमन को हटा करके पॉइंट्स उनके द्वारा रखा जा रहा है, क्या विपक्ष के साथ मिलकर के बात करके आगे बढ़ेगी या सरकार के पास कोई और यहाँ पर विकल्प है? देखिए, लोकतंत्र में सरकार विपक्ष को साथ लेकर सदैव चलती रही है और विपक्ष, देखिए स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी ने भी जब अंतरराष्ट्रीय पटल पर बात रखने के लिए स्वर्गीय अटल जी को भेजा, इसीलिए तो क्योंकि उस समय देश के नेता विपक्ष का कद प्रधानमंत्री के बिल्कुल बराबर होता था। उनके नेतृत्व क्षमता के कारण आज विपक्ष में नेतृत्व क्षमता ही नहीं है, ना भाषा की मर्यादा, ना उनकी नीति, ना उनकी पार्टी की नीति, ना उनका नेतृत्व। तो सरकार ने तो और प्रधानमंत्री ने तो स्वयं, आप सबके चैनलों के माध्यम से पूरे विश्व ने देखा कि प्रधानमंत्री ने तो कहा श्रेय आप लोग ले लीजिए, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, सारे काम किए गए, लेकिन आप ले लीजिए श्रेय, उस काम को तो कीजिए। ठीक है, जवाब ले 50% आरक्षण जा रहा है, वो क्या भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के लिए जा रहा है? वो तो सभी देश की माताएं बहनों के लिए, आदि आबादी के लिए जा रहा है और सभी राजनीतिक दलों की जितनी महिला कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर होगा। महिलाओं के सम्मान नहीं करते, महिला को सम्मान करते नहीं हो, नॉलेज नहीं है। राम के नाम पे चंदा लेने वाले, राम तो सबक सिखा दिया, राम के नाम पे गाय। डॉक्टर शिवानंद जी, एक बार फिर से वापसी करते हैं, ठीक है, विषय पर वापसी करते हैं, जरा इस बिल को लेकर के कहिए। राम सबक सिखा दिया, ठीक है, आपके हिसाब से तो कांग्रेस में सिर्फ 3 नेता हुए हैं। कौन सा मुद्रा लोन महिलाओं को दिया, कौन सा आपने रिजर्वेशन दिया, कौन सा महिलाओं का IAS बने, कितना मोदी जी के साथ IAS महिला लोग हैं, बताइए। सुप्रीम कोर्ट भी आप नहीं है महिला, क्या बात कर रहे हो आप लोग? गोगोई को आप ब्लेम करके राम के नाम पे गाय का चंदा लिया। अरे ये तो बात करने दो, आपको टाइम पे आप बकवास करो, मैं बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। सीमा जी क्या चल रहा है? सीमा जी ठीक है, नहीं कहा इन्होंने, क्योंकि इनको अधिकार नहीं है। ठीक है हरगोविंद जी, यानी कुल मिलाकर के एक तराजू पर नहीं नाप सकते हैं और नाप, चाहे नॉर्थ और साउथ की जो बात हो रही है, एक तराजू पर अगर नापने की कोशिश करेंगे तो ये संभव ही नहीं है। क्या ये बात सरकार को नहीं पता थी, जो अब विरोध का सामना कर रही है? इसलिए तो ला रहे हैं अपने फायदे के लिए। देखिए, परिसीमन में कहीं परिसीमन का उद्देश्य ये नहीं है कि दक्षिण भारत की सीटें घटने जा रही हैं। आज भी अनुपात में देखिए तो उत्तर के अनुपात में सीटें कम है दक्षिण के कई राज्यों की, लेकिन
स्वामी जी, लेकिन दक्षिण को भी तो मिल रहा है उसी अनुपात। अब स्वामी जी ने बिल्कुल सरल ढंग से समझा दिया कि उनके पास 500 का नोट है और उनके पास 1000 का नोट है ना आपको। अब आज भी तो परिस्थिति वही है, उनके पास 500 का नोट है और उनके पास 1000 का है, तो उसी अनुपात में तो सीटें बढ़ रही है। दक्षिण का तो कोई नुकसान है ही नहीं। आप गैप बढ़ा रहे हैं ना दक्षिण का। भाई आप 500,000 के गैप को 750 1500 कर रहे हैं। अभी यही तो कह रहे हैं कि आप इस गैप को क्यों बढ़ा रहे हो? अभी 543 में भी यदि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और नागालैंड को देखते हैं तो सभी के सीटों के अनुपात में अंतर है। अगर 543 के आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं तो भविष्य में जब ये परिसीमन होगा वो उसी अनुपात में होगा। लेकिन अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें तो एक एडजस्टमेंट हो गया ना, वो तो हो ही रहा है, उसको तो कोई वापस बैक नहीं हो सकता ना। लेकिन प्रश्न ये है कि जब आप आगे बढ़ा रहे हैं और चूंकि आप नॉर्थ में आपका बोलबाला है तो उससे ये बढ़ाने से साउथ वालों को नुकसान है, और इंडिया गठबंधन की मैक्सिमम सीटें साउथ और बंगाल से आ रही हैं तो उनको नुकसान हो रहा है। ये तो सीधा सीधी राजनीति है, इसमें कोई इसका कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। इसका जस्टिफिकेशन यही है कि महिलाओं को आप 543 में बिना परिसीमन ठीक है हरगोविंद जी, ठीक है और इनको दे दीजिए। आदरणीय स्वामी जी, वर्तमान में भी तो आपके कहने का भी तो अर्थ वही है। आदरणीय स्वामी जी, आपके कहने का अर्थ भी तो भैया वर्तमान में भी तो वही, वर्तमान में 543 आपने सरपंच स्वामी जी वही अनुपात है महिलाओं के लिए। अब आप बताएं इसको कैसे किया जाएगा? अच्छा, आप स्वामी जी आपका सुझाव आपने कर दिया, स्वामी जी आपने सीटें नहीं बताई ना, पार्षद की सीटें तो इतनी हैं। ठीक है सुरेंद्र जी जरा सुन लीजिए हरगोविंद जी कहिए। स्वामी जी, मेरा विनम्रता से आपसे पूछना है कि वर्तमान में भी तो उसी अनुपात में, उसी व्यवस्था पे 543 सीटों पर जो व्यवस्था है वो वर्तमान में है और उसी अनुपात में भविष्य में परिसीमन काम करेगा। अब आप ऐसे तो संभव ही नहीं है ना, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के 80 सीटें और तमिलनाडु के 80 सीटें बराबर नहीं है। नहीं, यहाँ पर या आपका कोई सुझाव है तो आप दक्षिण में पॉपुलेशन कंट्रोल की भी एक समस्या देखने को मिली है। अब आप बताइए ना, दक्षिण में गोविंद जी, जब यहाँ पर विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि ये महिला आरक्षण बिल को, नारी शक्ति बिल को जो है वो राजनीतिक नारा बनाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, राजनीतिकरण इस वक्त भाजपा कर रही है, ऐसा कहना, क्या ये वाकई में चुनाव को लेकर के और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम राज्यों में आरक्षण को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, विपक्ष के द्वारा कहना है कि आप सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, ये आरोप है विपक्ष का। सीमा जी, किसी भी राजनीतिक दल का काम जनता के लिए और जनता के लिए ही काम करना होता है और जनता के बीच में काम करना होता है। यही राजनीतिक दलों का उद्देश्य होता है, यही इसी आधार पे उनके कार्यक्रम बनते हैं, इसी आधार पे उनकी नीतियां बनती हैं, वो आगे जब वो सत्ता में आते हैं तो इम्प्लीमेंट होती हैं। अब जब जनता से किया गया वायदा और हम जनता का कार्यक्रम, अब हम इस चीज को जनता के बीच में क्यों ना लेकर जाएं कि हमारी नीयत तो साफ थी, हमने हाउस में इस चीज को रखा, हमने अपने मत आपके पक्ष में दिए, अब जनता के बीच में उस बात को लेकर तो जाएंगे ना कि विपक्ष ने हमारा साथ नहीं दिया, तो विपक्ष अपनी बात लेके जनता के फाइनल कमेंट, वक्त की कमी है, फाइनल कमेंट हरगोविंद जी। देखिए, अब तो कांग्रेस का जनता के बीच में जाना भी हास्यास्पद सा रहेगा कि जब अवसर मिला तो समर्थन न किया, लेकिन भाजपा कटिबद्ध है, जनता से, महिलाओं से, माता बहनों से किए हुए वायदे पर हम खरे उतरेंगे। मानसून सत्र में फिर से इसको पेश किया जाएगा विधेयक को और आशा है कि वो सफल होगा, विधेयक पास होगा।